हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1D के आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट थ्योरम्स वगैरह पे कंटिन्यू करेंगे। आगे बेस थ्योरम पे प्रोसीड करेंगे, फिर आराम आराम से बेस थ्योरम तो नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ही करते हैं अभी। तो हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन है ये, A and B throw a die alternatively till one of them gets a 6 and wins the game. Also, find the probability of winning of B if A starts the game. If capital A starts the game. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या बोला गया? A and B throw a die alternatively till one of them gets the 6, ठीक है, and wins the game. मीनिंग गेम कब जीत रहे हो? जब 6 आ जाएगा, डाई पे 6 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। कौन जीत रहा है? बी जीत रहा है। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ठीक है, ए स्टार्ट कर रहा है गेम को और बी जीत रहा है। ए ने स्टार्ट किया, मीनिंग ए का फेलियर आ गया। ठीक है, ए ने स्टार्ट किया, मीनिंग ए का क्या आ गया? फेलियर। बी की सक्सेस आ गई। एक तो ये केस बन गया, ए का फेलियर, बी की सक्सेस। मीनिंग वो सेकंड जो टॉस था उसी में जीत गए। फर्स्ट टॉस ए ने किया, सेकंड जब बी ने किया उसी में बी जीत गया। अब नेक्स्ट केस ये भी तो हो सकता है कि ए ने टॉस किया, फेलियर हुआ, फिर बी ने टॉस किया, फिर से फेलियर आ गया, फिर ए ने टॉस किया, फिर से फेलियर, फिर बी ने टॉस किया, फिर सक्सेस मिल गई। फिर क्या मिल गई? सक्सेस मिल गई। ठीक है, ओके। तो आपके पास इस वे से भी आपके पास, ठीक है, बी जीत सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इफ ए स्टार्ट्स द गेम। ए स्टार्ट कर रहा था और बी जो है गेम जीत रहा है, मीनिंग बी को सक्सेस मिल रही है। बी को सक्सेस मिल रही है। 6 सक्सेस किसको बोल रहे हैं हम? जो 6 आ रहा है उसको हम सक्सेस बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अज्यूम करो, और इसी वे से ये तो 4th अटेम्प्ट में जीता, ऐसे ही 6th अटेम्प्ट में, 8th में, ऐसे चलता जाएगा। मीनिंग पहले 5 फेलियर आ जाए, फर्स्ट ए का फेलियर, सेकंड बी का, फिर से ए का, फिर बी का, फिर ए का फेलियर, फिर बी की, फिर सक्सेस मिल जाए बी को। ऐसे 6th अटेम्प्ट में, फिर 8th में भी जीत सकता है। तो वो सारे केस होंगे। तो सबसे पहले लेट कैपिटल एस डिनोट दी सक्सेस। कैपिटल एक्स से किसको डिनोट कर रहे हैं? सक्सेस को। सक्सेस क्या आपके पास? गेटिंग 6 ऑन द डाई। ठीक है, ओके। एंड कैपिटल एफ डिनोट द फेलियर। कैपिटल एफ से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? फेलियर। ठीक है, मीनिंग नॉट गेटिंग 6 नहीं मिल रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितनी है सक्सेस के लिए? क्या है? 6 आ रहा है डाई पे, सक्सेस के लिए 6 आ रहा है। 6 कितने फेवरेबल आउटकम? 1 हो जाएगी, 6 ही है सिर्फ एक। और टोटल आउटकम्स डाई पे कितनी होती है? 6, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी?
फेलियर की हो जाएगी 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी आपके पास 6, 5/6। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बुक में रॉन्ग है, बुक के अकॉर्डिंग मत करना इसको। बुक के अकॉर्डिंग करोगे आपका गलत होगा। ये बुक के अंदर एग्जाम्पल 20 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी निकालना हमने इफ ए स्टार्ट्स द गेम। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या निकाल रखी है, बुक ने प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए निकाल रखी है। बुक ने क्या निकाल रखी है, ए की विनिंग निकाल रखी है, फिर लास्ट में उन्होंने वो चेंज करके किया हुआ है। हम डायरेक्ट बी से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट बी से कर सकते हैं, उन्होंने लास्ट में चेंज करके किया हुआ है बुक के अंदर। लास्ट में बोल दिया कि बी विन की 1 - ए करके कर दिया, बट डायरेक्ट हम बी के उससे भी कर सकते हैं। गलत वो भी नहीं है बुक वाला एग्जैक्टली, ठीक है। वो फिर लास्ट में एक अलग से मेथड लगाया उन्होंने, उसका कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि बी कब जीतेगा, सेकेंड अटेम्प्ट में जीत सकता है, फोर्थ में जीत सकता है, सिक्स में जीत सकता है और सो ऑन। इस वे से अटेम्प्ट में वो जीतेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। ठीक है, अब निकालनी क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इन सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो में बी जीत सकता है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फेलियर आएगा ए का, फिर सक्सेस मिलेगी बी को। ठीक है, पहले ए है ना, ए स्टार्ट द गेम, फर्स्ट थ्रो ए का है, तो फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो में कोई आपस में लिंक होगा कि फर्स्ट थ्रो में सक्सेस मिलेगी तो सेकंड में भी सक्सेस मिलेगी, फर्स्ट में आपको फेलियर मिल गया तो सेकंड में फेलियर मिलेगा। ऐसा कोई लिंक तो नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी लिंक नहीं होगा, मीनिंग इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो होंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। फेलियर की सक्सेस कितनी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/6, सक्सेस की 1/6, 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इन फोर्थ थ्रो। फोर्थ थ्रो में मीनिंग 3 फेलियर मिले, पहले ए का फेलियर आया, फिर बी का फेलियर, फिर सी ए का अगेन फेलियर, फिर बी को जाके सक्सेस मिली, तो ये क्या हो जाएगी 5/6 फेलियर की इंटू 5/6 अगेन फेलियर की, फिर 5/6 इंटू फेलियर की, और फिर 1/6 सक्सेस की। तो ये क्या हो गया 5/6 क्यूब इंटू 1/6। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सिक्स थ्रो में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीतेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इन सिक्स थ्रो, मीनिंग 5 फेलियर है, छठा जाके सक्सेस मिल रही है। सिक्स थ्रो में जीत रहा है, उससे पहले 5 फेलियर है, छठे स्टेप में, छठे उसमें जाके फिर सक्सेस मिली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/6 रेज टू पावर 5 इंटू 1/6। ओके, इसी वे से चलता जाएगा, इसी वे से चलता जाएगा। हैंस क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टीज को ऐड कर दो, जो पहले आई है हमारे पास उनको ऐड कर दो। फर्स्ट क्या आई थी सेकंड थ्रो के अंदर 5/6 इंटू 1/6, 5/6 इंटू 1/6 प्लस, फिर नेक्स्ट क्या आया था 5/6 क्यूब इंटू 1/6, फिर नेक्स्ट क्या आया था 5/6 रेज टू पावर 5 इंटू 1/6, और इसी वे से चलता जाएगा 8th थ्रो में, 10th थ्रो में, 12th में, 14th में, इसी वे से चलता जाएगा। अब देखो जरा, कॉमन क्या ले सकते हो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो आप, 1/6 कॉमन निकाल लो। ठीक है, 1/6 कॉमन निकाल लो, 1/6 और एक साथ में 5/6 भी कॉमन आ जाएगा, 5/6 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। ये क्या बन गया अंदर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता था फार्मूला, ए ओवर 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो, ए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, 1 ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 5/6 का स्क्वायर,
5/6 का स्क्वायर 25/36। तो ये कितना हो गया आपके पास 5/36 इंटू 1/36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 36। ये 36 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 5/11 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस आ गया 5/11। इस वे से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आपकी बुक में डिफरेंट वे से किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया बुक के अंदर कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ए फर्स्ट रो में जीत सकता है, थर्ड में जीत सकता है, फिफ्थ में जीत सकता है, वो सेवंथ में विन हो सकती है उसकी ए की। तो उन्होंने ए के विन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर उसको 1 से माइनस कर दिया, फिर बी के विन की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो वो एक सेकंड वे है, बट बेटर कि आप बी का डायरेक्ट करो, ए में क्यों हमें चक्कर में पड़ना है, ठीक है। बी का निकालना है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो बी का डायरेक्ट करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी थोड़े से इसी टाइप का। नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी throw alternatively a pair of dice and the score is sum of number of points on the dice, number of points on the dice. A wins if capital A gets a score of 6 before B gets 7 and B wins if he gets a score of 7 before A gets a score of 6, ठीक है। if A starts the game show that his chance of winning the game is 30 divided by 61, 30 divided by 61। ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो पहले। ए एंड बी थ्रो अल्टरनेटिवली ए पेयर ऑफ डाइस। अब क्या आ गया आपके पास, पेयर ऑफ डाइस आ गया। पेयर ऑफ डाइस मीनिंग दो डाइस है, उनको एक साथ वो टॉस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाती है 36, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाती है 36 एंड द स्कोर इज सम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द डाइस। दोनों डाइस पे जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, मान लो 2 और 4 आ गए, एक पे 2 आ गया, एक पे 4 आ गया, तो स्कोर क्या है दोनों का सम, स्कोर क्या है दोनों का सम 6, ओके। अब क्या बोल रहा है, ए विंस इफ ए गेट्स ए स्कोर ऑफ 6 बिफोर बी गेट्स 7। कैपिटल ए कब जीतेगा, जब कैपिटल ए का स्कोर मिल रहा है 6, कब, जब बी का स्कोर 7 मिल रहा है, उससे पहले ए ने 6 स्कोर कर दिया। अब स्कोर पे खेल हो रहा है सारा, ठीक है। अब स्कोर को काउंट करना है, जिस
ए का स्कोर यदि 6 पहले आ गया तो ए जीत रहा है, बी का स्कोर यदि 7 पहले आ गया तो बी जीत रहा है। ठीक है, इस वे से। ओके, और आगे क्या बोला गया, इफ ए स्टार्ट द गेम शो दैट हिज चांस ऑफ विनिंग द गेम इज 30/61। तो ए गेम को स्टार्ट कर रहा है और ए की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, व्हेन 2 dice are thrown, कितनी है, 6 into 6 36 36 है। ओके, तो अब दो इवेंट बना लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर इज इक्वल टू 6। स्कोर क्या आ रहा है आपके पास, 6। ठीक है, ए विद इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर इज इक्वल टू 6। स्कोर को क्या बोल सकते हो, सम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द 2 डाइस। स्कोर वही है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर इज इक्वल टू 6। तो ई के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर आएंगे। फर्स्ट पे 1 आ जाए, 2 डाइस है ना, एक पे 1 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, तो स्कोर क्या हो जाएगा, 6। या फिर आपके पास क्या आ जाए, फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 4 आ जाए, तो भी 6 होगा स्कोर। दोनों पे 3 आ जाए तो भी 6 होगा। या फिर फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 5 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए। अब आप बोलोगे सर 6 जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन क्या डाई पे 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यही 5 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी आपके पास, 5 बाय टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 5/36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/36। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 31/36। 31/36। ओके, ये तो ई के लिए किया। सिमिलर वे से एफ के लिए करते हैं। लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्कोर इज इक्वल टू 7। एफ क्या कर लेते हैं, स्कोर 7। ठीक है, स्कोर 7 है। स्कोर 7 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1 और 6 का स्कोर 7 आएगा। फिर 6 1 का भी स्कोर 7 है। 5 2 एंड 2 5, 4 3 एंड 3 4, यही बनेंगे, इनके अलावा तो कोई और नहीं बनने वाला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स कितनी आई, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6 होगी। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। तो ये चारों आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। ए स्टार्ट कर रहा है गेम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए, और उसके चांस ऑफ विनिंग, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गेम ए, कि ए ही जीत रहा है। ए स्टार्ट कर रहा है और ए ही जीत रहा है। अब ए के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि ए फर्स्ट थ्रो में ही जीत जाए, फिर नेक्स्ट क्या है, ए सेकंड और थर्ड थ्रो में जीत जाए, क्योंकि ए के बाद बी की बारी आएगी, सेकंड थ्रो बी का होगा। ठीक है, ए फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है, थर्ड में जीत सकता है, फिफ्थ में जीत सकता है, सेवंथ में जीत सकता है, ऐसे जीतेगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इन फर्स्ट थ्रो के अंदर ही ए जीत गया, तो क्या हो जाएगी, ए कब जीत रहा है, कौन सा इवेंट टक्कर कर रहा है, ए जीत रहा है जब ए विंस इफ ए गेट्स ए स्कोर ऑफ 6, और स्कोर ऑफ 6 का लिए इवेंट कौन सा है, ई, ई इवेंट टक्कर कर रहा है। ठीक है, इवेंट कौन सा टक्कर कर रहा है, ई, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट चांस था, फर्स्ट में ई इवेंट आ गया, फर्स्ट थ्रो था, फर्स्ट थ्रो में ई इवेंट हो गया, मतलब ए जीत गया। और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारे पास, 5/36, 5/36। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए
ए अब कौन से थ्रो में जीत सकता है? थर्ड थ्रो में, थर्ड थ्रो के अंदर। उसके लिए क्या आएगा? पहला इवेंट क्या होगा फर्स्ट टाइम कि मतलब ई नहीं आया, ई आ जाता तो ई इवेंट टक्कर कर जाता, मीनिंग स्कोर ऑफ 6 आ जाता, तो ए वहीं पे जीत जाता। फिर बी की बारी आई, सेकंड किसकी बारी आई? बी की। यदि बी ने 7 का स्कोर कर दिया तो बी जीत जाएगा, लेकिन 7 का स्कोर नहीं हुआ तभी तो थर्ड अटेम्प्ट पे बात गई, तो मतलब एफ इवेंट अक्कर नहीं किया, एफ इवेंट अक्कर हो जाता, स्कोर ऑफ 7 आ जाता बी का, तो बी जीत जाता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ए जीत रहे थर्ड थ्रो के अंदर, मीनिंग थर्ड थ्रो में जाके ई इवेंट अक्कर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि तीनों कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। फर्स्ट थ्रो का सेकंड थ्रो से कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड थ्रो का थर्ड थ्रो से कोई रिलेशन नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट है। ई कॉम्प्लीमेंट 31/36 था। ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 31/36, 31/36, और ये कितनी हो जाएगी? ई की प्रोबेबिलिटी, ओ ये रुक जाओ एक मिनट, गड़बड़ कर दी हमने। ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 31/36। एफ कॉम्प्लीमेंट की कितनी है? एफ कॉम्प्लीमेंट की आई थी 5/6, 5/6। फिर ई की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारे पास? ई की प्रोबेबिलिटी थी 5/36, वो पीछे से देखना पड़ेगा सारा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इन फिफ्थ रो, और फिफ्थ रो में ये जीत जाए, मीनिंग इवेंट्स कैसे करो? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में कोई नहीं जीता, सेकंड में नहीं जीता है, इवेंट नहीं आया, थर्ड में फिर ए की बारी थी, ई नहीं आया, फोर्थ में बी की बारी थी, मीनिंग एफ इवेंट नहीं हुआ, फिफ्थ में जाके ई इवेंट अकर किया, तो ये ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 31/36, एफ कॉम्प्लीमेंट की 5/6, ई कॉम्प्लीमेंट 31/36, एफ कॉम्प्लीमेंट 5/6, ई की ई की कितनी है? ई की हमारे पास है 5/36, एंड सो ऑन, इस वे से चलता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट में क्या आ जाएगा? हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इन सब का सम। फर्स्ट क्या था आपके पास? 5/36 प्लस क्या है आपके पास? 31/36 इंटू 5/36 इंटू 5/6, ये पहले पीछे कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता वो, प्लस 31/36 इंटू 5/6 इंटू 31/36 इंटू 5/6 इंटू 5/36 प्लस सो ऑन, इसी वे से चलता जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन आ गया? 5/36 कॉमन आ गया। 1 प्लस क्या बच गया? 31 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 36, सॉरी 5/36 बार चला गया, 36 इंटू 5/6 बच गए, 5/6 आए। ठीक है, 31 इंटू 5/36 तो बाहर चला गया, ये 36 यहाँ वाला और 6 वहाँ वाला। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो क्या बचेगा? 5/36, ये टर्म बाहर चली गई, क्या बच गया? 31 इंटू 5, और फिर अगेन 31 इंटू 5, मीनिंग 31 इंटू 5 का स्केयर हो गया, और डिवाइड में 36 इंटू 6, इसका स्केयर हो गया, 2 बार टर्म है, प्लस सो ऑन, इस वे से टर्म्स चलती जाएंगी। अगेन क्या बन गई? ये जीपी बन गई, अगेन ये जीपी बन गई। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 5/36, 1 प्लस 31 इंटू 5, 5 3 जा 15, 155 अपॉन 216 प्लस 155 अपॉन 216 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस वे से टर्म चल रही है, जीपी बन गई इनफाइनाइट जीपी, और इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल देंगे हम, वही आंसर आ जाएगा। तो सम कैसे निकालेंगे? 5/36 वो तो बाहर था, ए ओवर 1 माइनस आर, ए 1 था, 1 माइनस आर, आर कितना बन रहा है हमारे पास? आर की वैल्यू आ रही है 155/216, 155 डिवाइडेड बाई 216, ये बन रहा है हमारे पास। इसको 5/36 इंटू 1/2
216 माइनस 155 डिवाइडेड बाई 216, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/36 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 216 माइनस 155, तो ये बन जाएगा आपके पास 155, 45 प्लस 16 61। ठीक है, ये 6 पे गया, 30/61 ये आंसर आ गया, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें यही शो करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए कितनी है, 30/61 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप थी क्वेश्चंस की। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप करोगे। ओके, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये एग्जाम्पल 26 दे रखा स्पेक्ट्रम वाली बुक में, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है जो शूटर वाला है, स्पोर्ट्समैन जो शूटिंग वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है, ए स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ शूटिंग an animal at a distance r, and r is strictly greater than a, is a square divided by r square, full stop. He fires when r is equal to 2a, and if he misses, he reloads and fires when r is equal to 3a, 4a एंड सो ऑन। जब तक हिट नहीं कर देता तब तक ऐसे शूट करता जा रहा है। अब नेक्स्ट बोलता है, इफ ही मिसेज एट ए डिस्टेंस एन ए, द एनिमल escapes, मीनिंग वो उसकी रेंज से ही बाहर हो गया, अब वो निकल गया। ठीक है, फाइंड द odds अगेंस्ट द स्पोर्ट्स, odds इन फेवर एंड odds अगेंस्ट द वाला कंसेप्ट आ गया फिर से। ये odds अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन, फाइंड द odds अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला गया, स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ शूटिंग एन एनिमल एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग कितनी है। ठीक है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। ठीक है, शूट कर दिया उसको हम क्या बोल देते हैं, सक्सेस बोल देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है आर डिस्टेंस पे, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब वो शॉट कब ले रहा है, जब आर की वैल्यू 2a है। ठीक है, और यदि मिस कर गया तो फिर वो आर की वैल्यू 3a है, तो फिर से शॉट ले रहा है। ठीक है, 3a पे भी मिस कर गया, फिर वो 4a है, तो फिर से वो शॉट ले रहा है। ऐसे करते करते एन ए तक वो शॉट लेगा, एन ए तक शॉट लेगा। यदि एन ए पे भी वो मिस कर गया तो वो फिर उसके बाद एनिमल एस्केप कर गया। अब हमने निकालना है फाइंड द odds अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन, odds अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन। ठीक है, मीनिंग उसकी एक बार निकाल लेंगे हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ई इवेंट ऑफ
सक्सेस बोल देते हैं। ई क्या बोल देते हैं? इवेंट ऑफ सक्सेस। इवेंट ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम क्या करेंगे फिर? अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन बोला गया, अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन मीनिंग स्पोर्ट्समैन के अगेंस्ट में सक्सेस रेशियो फेलियर की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रेशियो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रेशियो फेलियर की प्रोबेबिलिटी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्लियर है? क्लियर है? ये आपके पास क्वेश्चन है आपके, ठीक है? तो लिखो सबसे पहले स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ हिटिंग इन फर्स्ट शॉट, फर्स्ट शॉट के अंदर हिट करने के चांसेस कितने हैं? कितने चांसेस? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? फर्स्ट शॉट कब ले रहा है? 2a, 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। ठीक है, 1/4 आएगा ना, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर 1/4 आएगा। देन स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ हिटिंग इन सेकंड शॉट, सेकंड शॉट में हिट करने के चांसेस कितने हैं? सेकंड शॉट पे आर की वैल्यू क्या है? 3a है। सेकंड शॉट कब लिया? जब आर की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर। स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ हिटिंग इन थर्ड शॉट, थर्ड शॉट में क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर। और इसी वे से स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ हिटिंग इन n-1th शॉट, n-1th शॉट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि n-1th शॉट में क्या हो जाएगा कि देखो थर्ड शॉट था तो 4, जब आपके पास फोर्थ शॉट है तो 5 आ जाएगा। देखो एक बार, फर्स्ट शॉट के अंदर क्या थी? आर की वैल्यू 2a थी, सेकंड शॉट में आर की वैल्यू 3a, थर्ड शॉट में आर की वैल्यू 4a, तो n-1th शॉट में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? na हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, na स्क्वायर, तो ये 1/n स्क्वायर। और उसके बाद आर की वैल्यू इस na से ज्यादा होगी तो हमें पता है फिर उसके बाद वाले शॉट की चांसेस क्या हो जाएंगे? 0, मीनिंग वो निकल ही गया। उसके बाद वाला जो भी शॉट होगा nth शॉट वो तो एस्केप कर गया, फिर तो चांसेस 0 हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फर्स्ट शॉट में हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 स्क्वायर, सेकंड शॉट में 1/3 स्क्वायर, फोर्थ में 1/4 स्क्वायर, n-1th में 1/n स्क्वायर। तो ये आपके पास चांसेस आ गए हिट करने के। ये किसके आए हैं? हिट करने के। क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास चांसेस आ गए हिट करने के चांसेस आए। अब देखो जरा, अब क्या करोगे? अब सक्सेस कब मिलेगी उसको? या तो फर्स्ट शॉट में हिट कर दे, सेकंड में हिट कर दे, थर्ड में हिट कर दे, या फिर n-1th शॉट के अंदर हिट कर दे। किसी भी एक शॉट के अंदर वो हिट कर दे तो उसको क्या मिल जाएगी? सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी एक शॉट के अंदर वो क्या कर दे? हिट कर दे तो उसको क्या मिल जाएगी? सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट बना पाएंगे हम? 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू 1/n स्क्वायर तक। ठीक है, कोई रिजल्ट बनेगा वहां से? कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, वहां से हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है वहां से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हो सारे। ठीक है,
एडिशन में होता तो फिर तो हम कुछ कर पाते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, तो हम नोट हिट वाला निकाल लें तो बेटर नहीं है। नोट हिटिंग मीनिंग वन में से माइनस करते जाए, सभी को वन में से माइनस करते जाए। ठीक है, तो देखो जरा अब नोट हिटिंग की निकालते हैं। स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ नोट हिटिंग इन फर्स्ट शॉट, ठीक है, या फिर मिसिंग इन फर्स्ट शॉट। ठीक है, ओके, स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ मिसिंग फर्स्ट शॉट, स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ मिसिंग सेकंड शॉट निकाल लेते हैं। स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ मिसिंग फर्स्ट शॉट, हिट करने कितनी थी 1/2², मिस करने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2²। स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ मिसिंग सेकंड शॉट, हिट करने की थी 1/3², तो मिस करने की 1 माइनस 1/3²। सिमिलर वे से थर्ड शॉट 1 माइनस 1/4² एंड सिमिलर वे से करते जाएंगे n माइनस 1th शॉट की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/5 तो n स्क्वायर 1/n स्क्वायर थी, अब ये 1 माइनस 1/n² हो गया। ठीक है, ओके, और उसके बाद वाले केस में तो वो एस्केप ही कर जाएगा, मीनिंग सारी मिस की प्रोबेबिलिटी है 1 हो जाएगी, मिसिंग की प्रोबेबिलिटी वो तो 1 ही रहेगी, उसका कोई मैटर भी नहीं करता। ओके, ठीक है, अब देखो ये सारे शॉट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। फर्स्ट का सेकंड शॉट पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट हिट नहीं किया तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं सेकंड भी हिट नहीं करेगा, सेकंड हिट नहीं किया तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं है थर्ड भी हिट नहीं करेगा, कोई भी हिट कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता, तो आपस में तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं इनके। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इससे किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ई कॉम्प्लीमेंट की, कि मिस कर जाए। ठीक है, मिस कर जाए, सारे शॉट्स में ही मिस कर जाए। ठीक है, लेट क्या कर लेते हैं, कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ सक्सेस बोल देते हैं, कैपिटल ई को क्या बोल देते हैं, इवेंट ऑफ हिटिंग बोल देते हैं, शूटिंग द एनिमल या फिर हिटिंग द एनिमल, हिटिंग द एनिमल। ठीक है, हिटिंग वाले में तो सबका प्रोडक्ट करेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो हम क्या कर लेते हैं ई कम्प्लीमेंट। देखो ई कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी द इवेंट ऑफ मिसिंग द एनिमल, ये किसके लिए हो जाएगा, मिसिंग द एनिमल। तो सिंस ऑल शॉट्स आर इंडिपेंडेंट, सारे शॉट्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितनी आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी आपके पास, सारे शॉट्स की जो मिसिंग की प्रोबेबिलिटी थी उनका प्रोडक्ट 1 माइनस 1/2² इंटू 1 माइनस 1/3² इंटू 1 माइनस 1/4² एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 1/n², इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 2 to n 1 माइनस 1/i² लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, i की वैल्यू 2 to n, और इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 2 to n i² माइनस 1 डिवाइडेड बाई i², और इसको क्या लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट, अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, i माइनस 1 इंटू i प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक i इसके नीचे एक i इसके नीचे, और प्रोडक्ट को भी अब क्या करेंगे हम अलग अलग कर देंगे, अब दोनों प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 2 to n i माइनस 1 बाई i इंटू प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 2 to n i प्लस 1 बाई i, ये दो अलग अलग कर दिए। अब देखो, अब सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा इसके लिए, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। i की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 2 से n, i की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 बाई
ओ सॉरी 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, इनटू फिर आई की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 2/3, फिर 3/4 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या लेंगे n माइनस 1/n आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे लो, अब ये सेकंड में आई की वैल्यू 2 लो तो 3/2, फिर 3 लोगे तो 4/3 एंड सो ऑन, n लोगे तो n प्लस 1/n आ जाएगा। ठीक है, अब आपस में टर्म्स को कैंसिल करो, क्या क्या बच रहा है देखो। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से यहाँ पे 4 और यहाँ वाला n-1 से ये n-1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, 1/n बच जाएगा आपके पास, सिर्फ 1/n बच जाएगा, इन टर्म से कैंसिल होगी। अब इनको कैंसिल करो, यहाँ पे जो टर्म है इससे ये कैंसिल, यहाँ पे जो टर्म है यहाँ से 4 आएगा उससे वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे जो टर्म होगी उससे ये n कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, n प्लस 1/2 बच जाएगा, n प्लस 1/2 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया, n प्लस 1/2n आ गया, n प्लस 1/2n आ गया। ये कौन सी आई है बट हमारे पास, ये आई है हमारे पास मिस करने वाली ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी थी, ये याद हो तो आपके पास, ये किसकी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ गई, n प्लस 1/2n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दैट इज n प्लस 1/2n। तो 2n माइनस n माइनस 1/2n दैट इज n माइनस 1/2n आ जाएगी, n माइनस 1/2n। अब ओड अगेंस्ट दिस स्पोर्ट्समैन, ओड्स अगेंस्ट दिस स्पोर्ट्समैन क्या होंगे, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ओड्स अगेंस्ट के केस में क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई कॉम्प्लीमेंट की कितनी है, n प्लस 1/2n रेशियो n माइनस 1/2n, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगी, n प्लस 1 रेशियो n माइनस 1। बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मत करना, वहां से आपको कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, जैसे हमने क्लास में किया वैसे कर लो, बेटर रहेगा आपके पास। ओके, ठीक है, इस वे से क्वेश्चन करना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से करोगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये 27th एग्जाम्पल है, ये आप छोड़ देना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 27th एग्जाम्पल आप रहने देना, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप रहने दोगे। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1E। एक्सरसाइज 1E, वहां पे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का कंसेप्ट आता है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड देन एक थ्योरम आती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये दो कंसेप्ट हमें करने हैं। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन का कंसेप्ट वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अलजेब्रा में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, नंबर थ्योरी में। और ठीक है, आगे जिस बच्चों स्टूडेंट मैथ्स करेगा, मैथ्स में जाएगा, उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। पार्टीशन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अलजेब्रा के काफी कंसेप्ट पार्टीशन से ही हम सोल्व करते होते हैं। तो पार्टीशन क्या बोलते हैं कि सैंपल स्पेस है, या फिर सिंपल सेट से समझते हैं, फिर सैंपल स्पेस पे लेके जाएंगे हम। सेट से समझते हैं, सेट से आपको इजीली समझ में आएगा पार्टीशन का कंसेप्ट। पहले सेट को आप क्या करते होते थे, वेन डायग्राम में किसी सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते होते थे सेट को। वेन डायग्राम के अंदर सेट्स होते थे ए बी, उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे। अब इस सेट के पार्टीशन क्या होंगे, अब इसके अंदर कुछ भी, ये एक सबसेट ले लिया A1, सेट का सबसेट ले लिया एक A1, एक ये सबसेट ले लिया A2, एक कोई और ये ले लिया हमने A3, ये यहाँ पे कोई A4 ले लिया, ये कोई A5 ले लिया। ठीक है, अब इन सबसेट्स को पार्टीशन ऑफ सेट, इस सेट को ए ले लेते हैं। ए सेट के पार्टीशन कब बोलेंगे, ए सेट के पार्टीशन के लिए कंडीशन चाहिए, पहली तो ये सारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ए आई नॉट इक्वल टू 5। सेट का केस बता रहा हूं मैं पहले आपको, अभी सैंपल स्पेस का केस नहीं कर रहे हम, सेट का केस कर रहे हैं कि ये ए आई क्या होने चाहिए, सारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए।
सेकंड कंसेप्ट, ये आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। ए आई इंटरसेक्शन ए जे नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 आपस में क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट। मीनिंग इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। तभी देखो ये A1 अलग से पड़ा है, A2 ये इतना पोर्शन अलग से, A3 ये पोर्शन आपके पास अलग से, A5 ये पोर्शन अलग से, A4 ये पोर्शन अलग से। तो ऐसे ये सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, इन सब की यूनियन कंप्लीट सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन A4 यूनियन A5, इन सब की यूनियन किसके इक्वल होनी चाहिए, कंप्लीट ए सेट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वे से हम करते होते हैं। ये क्या है आपके पास, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के पार्टीशन, सॉरी सेट के पार्टीशन किए। ये अभी हमने क्या किया, सेट के पार्टीशन किए हैं। अब हम करेंगे इसी से सैंपल स्पेस के पार्टीशन। ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सेट को आप डायग्राम से बड़ी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सैंपल स्पेस भी क्या होता है, एक सेट ही होता है एक टाइप से। सैंपल स्पेस भी क्या होता है, एक सेट ही हो सकता है। उसके सैंपल स्पेस के सबसेट्स को हम क्या बोल देते हैं, इवेंट्स बोल देते हैं। तो वहां पे A1 A2 की प्लेस पे इवेंट्स ले लेंगे, E1 E2, बस यही काम करेंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहेंगी। तो वो देखते हैं हम सैंपल स्पेस के वे में कैसे डिफाइन करेंगे। तो ए सेट ऑफ इवेंट्स, ए सेट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स क्या हमारे पास, E1 E2 एंड सो ऑन En, E1 E2 एंड सो ऑन अप टू En is said to sorry represent a partition of the sample space S, of the sample space S if, तीन पॉइंट ही आएंगे यहाँ पे भी। इफ देखो फर्स्ट क्या होता था यहाँ पे, ए आई नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब नॉन एम्प्टी इवेंट्स है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट से आ गया। ये सेट का पार्टीशन था। सेट का पार्टीशन इमेजिन करना इजी रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सैंपल स्पेस का। तो इसलिए मैंने सेट का पहले बता दिया, अब उसी से हम सैंपल स्पेस का पार्टीशन बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड, इन सभी की इंटरसेक्शन कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। म्यूचुअली डिसजॉइंट मीनिंग कोई भी दो ले लिया हमने इवेंट, उनकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए। ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू 5 for all I not equal to j and I comma j is equal to 1 2 3 and so on up to n। I और j इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इक्वल होंगे तो सेम ही होंगे, तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी कैसे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इन सब की यूनियन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट सैंपल स्पेस S के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो S इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 एंड सो ऑन En। इन सब की यूनियन S सैंपल स्पेस के इक्वल होनी चाहिए। तो ये है आपके पास सैंपल स्पेस का पार्टीशन। ठीक है, सेट ऑफ इवेंट्स का सेट E1 E2 एंड सो ऑन अप टू En, उसको हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S कब बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। सेकंड कंडीशन है जो इवेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए, पेयर वाइज डिस्जॉइंट होने चाहिए, पेयर वाइज डिस्जॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, पेयर वाइज डिस्जॉइंट का मीनिंग क्या है कि कोई भी दो लेंगे तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगी। एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या है कि उन सब की यूनियन, उन इवेंट्स की यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी, कंप्लीटली सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये इवेंट्स, तो इनको क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ
सैंपल स्पेस बोल देंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम थ्योरम के अंदर, जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका प्रूफ करते हुए इस कंसेप्ट का यूज करते होते हैं। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करते हैं नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये क्या बोलती है हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? तो स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट E1 E2 and so on up to En be a partition set, be a partition of the sample space S, of the sample space S। ठीक है, सबसे पहले पार्टीशन ले लिया हमने, एंड सपोज दैट each of the events E1 E2 and so on up to En, E1 E2 and so on up to En has non-zero probability, has non-zero probability of occurrence let capital A be any event, capital A be any event associated with S, associated with S, then probability of A is equal to probability of E1 into probability of A given E1, conditional probability of A given E1, plus probability of E2 into conditional probability of A given E2, plus so on probability of En into conditional probability of A given En। ये रिजल्ट आता है हमारे पास। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये है आपके पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है वैसे आपकी, इसका प्रूफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए, सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। क्लियर है ये? तो अब देखो जरा, सबसे पहले प्रूफ करते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले पार्टीशन से ही डायग्राम से सीखते हैं, डायग्राम से सारी चीजें सीख लेते हैं, वहां से आपके लिए बेटर रहेगा, फिर आप सारी चीजों को विजुलाइज आराम से कर पाओगे। ये सैंपल स्पेस ले लिया हमने, सैंपल स्पेस के E1 E2 En क्या है, पार्टीशन है। यहाँ कहीं ले लिया हमने, ये E1 है, ये E1 है। ठीक है, एक ये है हमारे पास, एक ये ले लिया। ऐसे कुछ कितने ही छोटे हो सकते हैं, कितने ही बड़े हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो मैं बना रहा हूँ वही है आपके पास। ये E3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपके पास ऐसे ही E4 आ जाएगा, ऐसे ही कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आते जाएंगे, और लास्ट में कहीं यहाँ पे एक En बन रहा होगा, ऐसे की कहीं पे भी ये En है। यहाँ पे कहीं छोटा या बड़ा कितना ही हो सकता है, ये En-1 है। ठीक है, यहाँ कहीं फिर आपका En-2 है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपके पास गिवन है।
अब इसके अंदर लेते हैं एक ए सबसेट, लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस। एस जो सैंपल स्पेस है उसका कोई इवेंट ले लेते हैं हम ए। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई इवेंट ए है जो मैं ब्लैक कैसे प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट है ए जो ब्लैक से हमने किया। ए इवेंट है हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज पहले सोचो, ए की इंटरसेक्शन E1 के साथ और जो ए की इंटरसेक्शन E2 के साथ है, ए की इंटरसेक्शन E1 के साथ मीनिंग ये जो पोर्शन है, और ए की इंटरसेक्शन E2 के साथ मीनिंग ये जो पोर्शन है, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगी फाई। क्यों? बिकॉज E1 और E2 की इंटरसेक्शन क्या है? फाई। पार्टीशन है, पार्टीशन क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। E1 E2 डिसजॉइंट होंगे, उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। और A1 इंटरसेक्शन A1 जो आपके पास ऐसे भी सोच सकते हो इसको, A1 इंटरसेक्शन E1 क्या होगा? सबसेट ऑफ E1 होगा। एंड A1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? सबसेट ऑफ E2 होगा। तो इसलिए भी क्या है ये? A1 इंटरसेक्शन E1 सबसेट ऑफ E1, A इंटरसेक्शन E2 सबसेट ऑफ E2। ठीक है, तो ऐसे भी इसको सोचा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये क्या है? डिसजॉइंट है, क्योंकि E1 और E2 की इंटरसेक्शन भी कैसी है? एम्प्टी सेट है। E1 और E2 की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, तो उनके सबसेट्स की इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी? एम्प्टी सेट होगी। इस वे से भी इसको सोच सकते हो, बट डायग्राम से सोच रहे हो तो बहुत इजी हो रहा है। डायग्राम से सोचना बड़ा इजी हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का हम यूज करेंगे, इस पॉइंट का हम यूज करेंगे। तो देखो, प्रूव क्या करना है? ये कंडीशन प्रूव करनी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इसके इक्वल शो करना है। तो गिवन क्या है? E1 E2 En पी ए पार्टीशन ऑफ 7 सैंपल स्पेस S। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है? E1 E2 and so on up to En be a partition of sample space S। ये क्या है? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI greater than 0 for all I equal to 1 2 3 and so on up to n, and EI intersection EJ is equal to 5 for all I not equal to j, and I comma j is equal to 1 2 3 and so on up to n। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास 5 होगी। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या आएगी? इन सब की यूनियन किसके इक्वल हो जाएगी? सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगी। E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन अप टू En, इन सब की यूनियन S सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगी। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, अब क्या है? A क्या है? बी एनी इवेंट इन S। लेट कैपिटल A बी एनी इवेंट इन सैंपल स्पेस S। देयरफॉर A क्या होगा? A क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ S होगा। ये आपको पता ही है, इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो A को क्या मैं A इंटरसेक्शन S भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि A सबसेट ऑफ S है, तो A इंटरसेक्शन S क्या आ जाएगा? A ही आ जाएगा। A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं हम। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन En। S सैंपल स्पेस किसके इक्वल था? यहां से E1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन अप टू En, इसके इक्वल था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन सो ऑन A इंटरसेक्शन En। ठीक है,
ये सारे आ गए। अब ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 दोनों क्या है, डिसज्वाइंट, एंड सो ऑन, कोई भी ले लो, आपके पास सारे क्या होंगे, डिसज्वाइंट होंगे। हमें डायग्राम से देखा ना, ए इंटरसेक्शन E1 ये पोर्शन आया। अब ए इंटरसेक्शन E4 लोगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा, जो मैं ये हॉरिजॉन्टल लंबी लाइनें लगा रहा हूँ, ये पोर्शन आ जाएगा। दोनों डिसज्वाइंट है ना, डायग्राम से बड़ी इजीली दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ A intersection EI and A intersection EJ are mutually disjoint for all I not equal to J, since A intersection EI is a subset of EI, comma A intersection EJ is subset of EJ, and EI comma EJ are mutually disjoint। ऐसे लिख दो, इसको बेटर रहेगा। ठीक है, लिखने की बाकी कोई जरूरत है भी नहीं। अब ये सारे डिसज्वाइंट हैं तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, सम के इक्वल हो जाएगी, इन सब के सम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। सारे म्यूचुअल डिसजॉइंट है ना, तो प्रोबेबिलिटी सिंपल सम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, समीशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI, ऐसे लिखा जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया यहाँ से, समीशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गई। नाउ बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट EI किसके इक्वल होती थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI किसके इक्वल आ गया अब आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए व्हेन इवन EI इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दच प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट EI इज ऑलरेडी अकर्ड। और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आप प्रूव कर रहे थे। ठीक है, स्टेटमेंट को हमने इसी फॉर्म में लिख दिया था ना, देखो ये समीशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो गया, ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ था। ठीक है, ओके, इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, एग्जाम में कम ही पूछा जाता है। ठीक है, बट फिर भी कर लो, इजी सा प्रूफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और फिर बेस थ्योरम करेंगे हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ भी उसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी उसके बेस्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। अभी के लिए इतना ही है ना, ठीक है।